गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग, ठीक है ना। क्या होती है लीज फाइनेंसिंग, इसको समझते हैं। आपने कोई एसेट्स लेनी है, ठीक है, तो अब आप उस एसेट्स को कैसे ले सकते हैं। एक तो आप उसे खरीद सकते हैं, दूसरा आप उसे हायर परचेज पर खरीद सकते हैं, और तीसरा आप उस एसेट्स को लीज पर ले सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं किराए पे ले सकते हैं। बट अब लीज यहाँ पर दो तरीके से होती है। एक लीज होती है ऑपरेटिंग लीज और एक होती है फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, फाइनेंस लीज क्या होती है, इसको समझ लें। फाइनेंस लीज एक तरह से एसेट्स बेचना ही बात होता है, बट थ्रू लीज लोन की तरह होता है। चलिए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। थ्योरी है, जितना अच्छी तरह से थ्योरी आप समझोगे उतना अच्छा कंसेप्ट होगा। क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही लेंगे। सो नाउ व्हाट इज लीज। लीज कैन बी डिफाइंड एज अ राइट टू यूज इक्विपमेंट, or capital goods on a payment of periodical amount. This may broadly be equated to an installment credit being extended to the person using the assets by the owner of the capital goods with small variation. ठीक है, ये लीज होती है। अब पार्टी कौन होंगी लीज में? लीज में आपकी दो पार्टियां इन्वॉल्व होंगी। एक कौन, लेजर होगा और एक लेसी होगा। लेजर कौन है? लेजर हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, एंड लेजी हु एक्वायर्स द राइट टू यूज द इक्विपमेंट ऑन पेमेंट ऑफ पीरियडिक अमाउंट। ये जो पीरियडिक अमाउंट है ये लीज रेंट है, ठीक है। चलिए अब लीज वर्सेस हायर परचेज हम समझेंगे। हायर परचेज और लीज में डिफरेंस क्या होता है। हायर परचेज ट्रांजेक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लीज ट्रांजेक्शन विद बेसिक डिफरेंस दैट person using the assets on hire purchase is the owner of the assets and full title is transferred to him after he has paid the agreed installment. The assets will be shown in his balance sheet and he can claim depreciation and other allowance on the assets for computation of tax benefit during the currency of hire purchase agreement. But in case of a lease transaction, the ownership of the equipment always best with the lessor, and lessee only gets the right to use the assets. Depreciation and other allowance on the assets will be claimed by the lessor and the assets will also be shown in the balance sheet of the lessor. The lease money paid by the lessee can be charged to his profit and loss. However, the asset as such will not appear in the balance sheet of the lessee. Such assets for the lessee is therefore called off balance sheet item. उसके पास है तो, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं है, क्योंकि वो एसेट्स उसकी नहीं है, ओनरशिप उसकी लेजर की है। ये फाइनेंसिंग के अरेंजमेंट के कई तरीके हैं, उसी में हम लोग ये सीख रहे हैं। अब इसमें समझते हैं अगला टॉपिक, हाउ डज लीजिंग वर्क। ठीक है, इन द मोस्ट बेसिक सेंस अ लीज इन अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर बाई द ओनर ऑफ द एसेट्स allow the other person to use the assets for a regular periodic payment. Lease arises out of contract between the lessor and lessee. The terms of lease agreement are the most vital in understanding the type of lease and their financial implications on the lessor and lessee. अब जैसे ये समझिए, X Car Rentals Limited agreed to use Y Builders Limited a luxury sedan, ठीक है, a luxury sedan car for 25,000 per month
for 2 years to be used for showing the customer the flat developed by the latter located at different places in Delhi. X car लिमिटेड कौन है इसमें? लेसर हो गया क्योंकि वो ओनर है, एंड वाई बिल्डर लिमिटेड इज लेसी, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं। पहले हमें समझना चाहिए कि ये कंपैरिजन तो गलत जगह आ गया। पहले तो ये देखो ना कि लीज होती कितने तरीके की है, ठीक है। सो लीज होती है हमारी दो तरीके की, एक होती है ऑपरेटिंग लीज और एक होती है फाइनेंस लीज। यहां पे डालेंगे हम चलिए अब हम समझते हैं लीज कितने तरीके की हो, दो तरीके की, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में फिर उन्होंने पार्ट दिए हैं, एक हो गई टैक्स ओरिएंटेड लीज, एक हो गई लीवरेज लीज और एक है सेल एंड लीज बैक ट्रांसमेंट। हम सबको एक एक करके समझेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम ऑपरेटिंग लीज। अब इफ अंडर द लीज एग्रीमेंट द लेजर इज इंटाइटल्ड टू टेक बैक द possession of the assets lease from the lessee, the arrangement is called an operating lease. Operating lease is a genuine lease where ownership of tax and accounting purpose remain with the ownership. When ownership remain with the owner for tax purpose, then lease is called tax oriented lease. ध्यान रखिएगा, टैक्स ओरिएंटेड कब है? जब ओनरशिप ओनर के पास है तो वो टैक्स ओरिएंटेड लीज है। सपोज इन एग्जाम्पल 1 द कॉस्ट ऑफ द कार गिवन ऑन लीज बाय एक्स इज ₹20 लाख एंड इकोनॉमिक लाइफ इज 8 years। अब देखिए इसी को समझते हैं। एक्स कार, एक्स के पास जो कार है वो है 20 लाख रुपए की और जो लाइफ है वो है 8 years। कार की लाइफ है 8 years। इसने वाई लिमिटेड को दिया है 25,000 रुपये पर मंथ पे फॉर 2 year, 2 साल के लिए दिया है, ठीक है ना। 25,000 रुपये पर मंथ पे दिया है 2 साल के लिए। इसका मतलब क्या है कि उसने पूरी लाइफ 8 साल की लाइफ तो मतलब नहीं यूज करी, तो 2 साल के लिए दिया है। नाउ फ्रॉम द रेंटल टोटल रिकवरी कितनी है? 6 लाख रुपए है। इन 2 years लीज कॉस्ट ऑफ कार रिमेन अनरिकवर्ड, मतलब उसने कार की लाइफ तो कार की कॉस्ट तो रिकवर नहीं करी। ऑल्सो the economic life of assets is far more than the cost can be recovered by further leasing or selling the car, hence this is an example of operating lease। अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि अगर किसी लीज में सब्सटेंशियल लाइफ उसकी लेजी ने यूज कर ली है या लेजर ने उसकी जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा रिकवर कर लिया है तो फाइनेंस लीज है, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज है। चलिए थोड़ा और समझते हैं। सो सैलिएंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज क्या है देखिए। पेमेंट बाय वे ऑफ लीज रेंट ओवर द पीरियड ऑफ लीज आर नॉट एनफ टू कवर द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द लेजर जनरली टेक बैक द पोजेशन ऑफ द एसेट्स ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड। द लेजर बियर द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मेंटेनेंस टैक्स ऑफ लीज एसेट्स। द लेजी हैज द राइट to cancel the lease before the expiry of the terms। to cancel है ये। The lessor remain the owner of the assets in the legal and economic life and operating lease is always a tax oriented lease। तो ये फ्रेंड्स हमने एक ऑपरेटिंग लीज के बारे में समझा। नॉर्मली अगर कोई एसेट्स किराए पे दी जाती है तो वो ऑपरेटिंग लीज होती है। फाइनेंस लीज में अगर सपोज कर लीजिए किसी एसेट्स की लाइफ 3 साल है और 3 साल उसने
मतलब किराए पे दे दी है, तो फिर एक तरह से आप ये ऑपरेटिंग लीज ना होकर फाइनेंस लीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम फाइनेंस लीज पे बात करते हैं। अंडर फाइनेंस लीज द लीज रेंटल इज फिक्स्ड इन सच अ मैनर दैट लेसर रिकवर the entire price of the lease document plus a return on investment within the lease period in, ठीक है, लीज पीरियड में ही वो पैसा रिकवर कर लेता है। इन सच अ सिचुएशन द लेसी नॉर्मली रिटेन द पोजीशन ऑफ द इक्विपमेंट इवन आफ्टर द लीज पीरियड इज ओवर एज ही पे द प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट। इन दिस केस इन सब्सटेंस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोरो टू बाय और लीज। एक्चुअली फाइनेंस लीज और बाय में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में वहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट देते हैं, यहाँ पर हम लीज रेंट देते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक्स लीजिंग कंपनी द लेसर जो है परचेजेज अ स्पेशल इक्विपमेंट, उसने नया खरीदा, ध्यान रखिए, फॉर 10 लाख। द स्पेशल इक्विपमेंट इज नेसेसरी फॉर पोर्ट टू हैंडल कार्गो। एक्स लीजेज द इक्विपमेंट टू बॉम्बे पोर्ट एट लीज रेंटल ऑफ ₹4,02,100 per annum for 3 years payable at the end of each years for 3 years. After the lease period, the port will have option to retain the equipment upon payment of ₹100. 100 रुपये दे के रख लो। After 3 years, the lessee pays a token to own the assets. An option will lessee will obviously exercise. तो फ्रेंड्स, अब आप कहोगे कि सर बाय क्यों नहीं करी उसने? अगर वो बाय करता तो वो उसे अपनी एसेट्स को अपनी बुक्स में दिखाना पड़ता, तो इसलिए नहीं दिखाई उसने। वो चाहता है कि मैं अपनी बुक्स में एसेट्स ना दिखाऊं, ठीक है ना। चलिए देखें, एक्स लिमिटेड ने एक एसेट्स परचेज करी है, कितने की? 10 लाख रुपए की। इस एसेट्स की लाइफ कितनी है? 3 साल है। और लीज पीरियड उसने लीज पे दे दी कितने साल के लिए? 3 साल के ही लीज पे दे दी। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद लेसी कैन टेक द एसेट्स एट ₹100 आफ्टर लीज पीरियड। लीज पीरियड के बाद वो 100 रुपये दे के एसेट्स को रख सकता है। लीज रेंट कितना है? लीज रेंट है 4,02,100 फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए 4,02,100। इसका मतलब क्या है कि वो जो 4,02,100 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितना बनता है? 12,06,300। कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। इसका मतलब 2,06,300 ये उसने एक तरह से इंटरेस्ट लिया या अपनी रिटर्न ले ली। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये टेंटेटिवली 10% आएगा। IRR से निकाल सकते हैं हम लोग इसे। So from the above, it is clear that the total payment out of this and remaining 2,06,300 is the return on investment. X leasing company would have earned the amount by lending ₹10 lakh at 10%. अगर वो 10 लाख रुपए 10% पे भी दे देते तो मिल जाते उन्हें। The question is, how do we calculate this 10%? The answer is, on principal of 10 lakh, total earning is 2,06,300 over a period of 3 years without considering the time value of money. So 4,02,100 each year for 3 years include a part of payment, principal and interest. From our knowledge about the time value, we can say total present value of this at the end of 3 years would be equal to this. इसको करके देख लेते हैं, ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, लीज पेमेंट कितनी है? 4,02,100, ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है? 10 लाख। तो आप जानते हैं जो एनुअल पेमेंट का फॉर्मूला है
वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स अपॉन PVIFA परसेंटेज एंड ईयर। तो इससे PVIFA कितना निकलेगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 4,02,100। देखो कितना होता है, 3 साल के लिए देख रहे हैं ना। तो 10 लाख 2.487। अब आप देखिए टेबल में आइए और देखिए 2.487 कितने परसेंट पे 3 साल में है। तो ये 3 साल की टेबल है। अब आप देख लीजिए कि कितने परसेंटेज पे 2.487 आ रहा है। आप कहेंगे सर 10% पे। सो फ्रॉम PVIFA टेबल we came to know that interest rate is 10%। ठीक है, हमें पता चला है कि 10% है इंटरेस्ट रेट। बाकी लंबी कैलकुलेशन टाइम बर्बाद करने की हमें करना नहीं चाहिए। अब जब हम 10% से ये कैलकुलेशन किए तो देखिए ओपनिंग लीज 10% का ब्याज इतना आया, रेट लीज पेमेंट इतनी दी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारी इतनी है। इस पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 साल में हमारी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग नील हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सैलिएंट फीचर ऑफ फाइनेंस लीज। क्या होगी फाइनेंस लीज में? लीज रेंटल ओवर द लीज पीरियड कवर्स द कॉस्ट ऑफ द लीज एसेट्स प्लस अ रिटर्न मेड बाय द लेसर फॉर द लीज एसेट्स। Though the lessor may continue to remain the legal owner, but for all practical purpose, risk and reward associated transferred to lessee. The lessee bear the maintenance cost and insurance taxes of the assets. Under the lease agreement, the lessee is not entitled to cancel or terminate the lease except at a very high penalty. This means lessee must pay the lease rentals इंस्टॉलमेंट, अदरवाइज लेजर विल स्यू फॉर हिम फॉर नॉन पेमेंट। तो अगर मैं इन दोनों को समराइज करूं तो ये मेरी फाइनेंस लीज है और ये ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लाइफ की तो लीज पीरियड does not cover the life of assets। और इसमें यह है लीज पीरियड कवर दी मेजर पोर्शन ऑफ यूजफुल लाइफ। फाइनेंस में मेजर पोर्शन यूजफुल लाइफ का कवर कर लिया जाता है। ठीक है। नंबर 2 मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट। बियर बाय लेसर, बियर बाय लेसी। नंबर 3 कैंसलेशन ऑफ लीज। लेसी कैन कैंसिल, लेसी कैन नॉट कैंसिल और कैन कैंसिल एट यूज पेनल्टी। ठीक है जी। टेकिंग बैक possession, lesser took the possession after
लीज पीरियड, लेजर ले लेता है। इसमें क्या होता है, लेसी ऑप्ट टू टेक द पोजेशन ऑन पेमेंट ऑफ मिनिमम या नॉमिनल अमाउंट, थोड़ी सी फीस देके वो दे सकते हैं, ठीक है ना। और भी इसी तरीके से हम कंपैरिजन बना सकते हैं। ये ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के मेजर डिफरेंसेस हैं। अब अगर आपको पता है तो आप ये डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। अब थ्योरी पढ़ते रहो, कितने पढ़ लो, क्या समझ में आएगा जब तक कि आपको उसको एक्सप्लेन ना किया हो। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस लीज, ठीक है। थ्योरी तभी समझ में आती है जब उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो थ्योरी में दिक्कत है। फिर आप क्या करते हैं, उसे रेक्टिफिकेशन करते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस लीज की। चलिए एक ये बात पहले बता रहे हैं, टैक्स ओरिएंटेड लीज। टैक्स ओरिएंटेड लीज कब होगी, जब लेसर के पास डेप्रीशिएशन का राइट होगा। पढ़िए, इन अ फाइनेंस लीज वी हैव पॉइंटेड आउट दैट रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप आर सब्सटेंशियली ट्रांसफर्ड टू लेसी इन इकोनॉमिक सेंस। Nevertheless, in a finance lease, if lesser is considered to be owner, if lesser is considered as the owner of the assets for claiming tax benefit of depreciation, then the finance lease is considered as tax oriented lease. अगर लेसर डेप्रीशिएशन क्लेम कर रहा है तो उसे उस पर बेनिफिट मिलेगा। So deduction of depreciation from lease rent reduces profit of lessor, which then subject to tax. In other words, depreciation reduces the tax burden. And since depreciation is a non-cash expenditure that result in tax saving, putting differently, we can say there is a cash inflow arising out from the tax saving due to depreciation. This is the genuine benefit that arises from the depreciation being a tax deductible expenditure. The lessor can pass on a part of depreciation benefit to the lessee, making the arrangement lucrative. अब उसे पता है कि मुझे इतना बेनिफिट मिलना है इस पे, तो वो अपने लीज रेंट कम करके या कुछ करके कम कर सकता है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे पढ़े। दिस एनहेंस द कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ लेसर। If in place of lesser, lessee is entitled to claim depreciation for tax purpose, then it is not a tax-oriented lease. In that case, the tax treatment will be same as that of owning assets through borrowing. अगर मैं depreciation claim कर रहा हूँ, फिर एक तरह से समझ लीजिए कि मैंने assets को own कर लिया है। So depreciation benefit of tax is a paramount importance in lease versus buy decision in determining the cash flow implication to the lessor and lessee and subsequent value of lease to the respective parties. So important note, it is to be noted that in India, in case of operating lease, there is no confusion as to tax treatment of depreciation on leased assets. It is always the lessor who is entitled to claim depreciation on assets of lease as he fulfill the two criteria for claiming depreciation: number one, ownership; number two, use of assets. But in case of finance lease, the lessor's right to claim depreciation is a contentious issue. पढ़िए, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, जितना पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। The CBDT by its circular, this does not make any direct distinction between the operating and finance lease. It is mentioned that if the transaction is not hire purchase transaction, the lessor is entitled to claim depreciation if the test of the ownership and use are met. If the test of the ownership and use are met. Thus, according to the circular,
Finance lease may be termed as tax oriented, but some recent tribunal and high court ruling have made a distinction between operating and finance lease. Holding finance lease is nothing but purchase of assets by lease through a loan. So lease payment constitute part of repayment and principals. As such, it is the lessee who is entitled to claim depreciation as owner, because risk and reward relating to ownership get transferred to the lessee since inception. So further, it is the lessee who uses the assets in business. However, the issue remain debatable till the principle of law in the matter are ultimately settled in the apex court. तो फ्रेंड्स ये बता दें कि ये कोर्ट में अभी चल भी रहे हैं इश्यूज, कोई बात नहीं। चलिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लें। एक्स ए लीजिंग लिमिटेड लीजेज एक्स बिल्डर लिमिटेड with an earth moving equipment of 50 lakhs for 5 years. Salvage value कितनी है? nil है. After 5 years, X will have option to buy the equipment by paying rupees 1000. 50 लाख की एसेट 100,000 रुपये देके कौन नहीं लेगा इसे? The IT Act allow straight line depreciation at the rate 20% on the cost and tax rate is this. अब इन्होंने पूछा है if the lessor is entitled to claim depreciation, then the what type of lease arrangement is this? तो फ्रेंड 5 साल की लाइफ है, और 5 साल में ये पूरे यूज कर लेगा। तो अब इफ द लेसर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्रिसिएशन, तो टैक्स ओरिएंटेड लीज हो गई। What will be the tax saving per year to the lessor? चलिए निकाल देते हैं। If 12% is the required rate of return, how much lease rent the lessor can charge? ठीक है। चौथा क्या है? What will be the net cash outflow on account of lease rentals टू द लेसी? तो ये 4 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। चलिए इन चारों क्वेश्चंस को हम करते हैं। पहला पार्ट है ए पार्ट है सिंस लेजर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्रिसिएशन, it is tax oriented finance lease. फाइनेंस लीज क्यों है? क्योंकि लेसी कैन रिटेन पोसेशन एट 1000 रुपये दे के वो पोसेशन रख सकता है। इसका मतलब है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो उसने पे कर ही दी है उसकी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द टैक्स सेविंग पर ईयर टू द लेजर? ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 50 lakhs। तो डेप्रीसिएशन पर एनम कितना आएगा? 10 लाख। टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखा है 40% है। तो टैक्स सेविंग टू लेसर ये हमारी आएगी 4 लाख रुपए। ठीक है, इसी को हम डेप्रीसिएशन टैक्स शील्ड कहते हैं। चलिए, if 12% is the required rate of return, how much lease rental the rent lessor can charge? अब सी पार्ट है if rate of return is 12%, so the present value of lease rent plus
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रीशिएशन शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यही है कि नहीं? सो लेट लीज रेंट इज एक्स, ठीक है, लीज रेंट इज एक्स, तो टैक्स चला जाएगा 0.4x से, तो लीज रेंट आफ्टर टैक्स बचेगा 0.6x, ठीक है। अब 3 साल का है, सो PVIFA 12% पे 5 साल का जो है वो कितना है, वो आप यहाँ से निकाल लो। 12% पे 5 साल का, ये आ रहा 3.605, 3.605, दैट इज 0.6x इंटू 3.605 प्लस 4 लाख इंटू 3.605, ये किसके बराबर होगा? 50 लाख के, ठीक है। तो करके देखते हैं। सो 4 लाख इंटू 3.605 माइनस 50 लाख, तो 0.6x इंटू 3.605, ये हो गया 35,58,000। x इज इक्वल टू हो गया 9 लाख 0.6 ऐसे हो गया 9,86,962, और x की वैल्यू आई 16,44,938, यानी कि इतने का लीज रेंट आपको देना चाहिए, ठीक है। ठीक है, सो ड्यू टू टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रीसिएशन in a lessors keep the lease rent up to 16,44,938, else अदरवाइज क्या होता? अदरवाइज तो फिर ये होता कि 0.6x इंटू 3.605, मुझे इससे ही 50 लाख चाहिए, तो लीज रेंट इस केस में आता 23,11,600 रुपये, अगर टैक्स बेनिफिट नहीं होता, ठीक है ना। चलिए चौथा केस देखें क्या है। व्हाट विल बी द नेट कैश आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ लीज रेंटल टू लेसी? डी, नेट कैश आउटफ्लो टू लेसी, लीज रेंट कितना पे करेगा? 16,44,940, टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा 40% से, तो ये आ जाएगा 657,975, तो नेट कैश आउटफ्लो ये आएगा मेरा 986,965, ये इतना मेरा नेट कैश आउटफ्लो रहेगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये समझ आ गया होगा, और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी।
ये जो मैंने आपको समझाया ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो है लेवरेज लीज। ठीक है, लेवरेज लीज क्या होती है? अ लेवरेज लीज is a tax oriented lease where the lessor borrow substantial amount from the lender to purchase the assets। अब देखिए यहाँ तीन पार्टी होंगी, यहाँ पे तीन पार्टी होंगी। यहाँ पे एक हो गया लेंडर, लेंडर ने लेसर को पैसे दिए, लेसर ने लेसी को एसेट्स किराए पे दी। ठीक है, ये है सिस्टम। बट एन अरेंजमेंट इज मेड इन सच अ वे थ्रू अ ट्राइपार्टाइल एग्रीमेंट बिटवीन all these things so that in case of default in payment of lease rent by the lessee, the lessor is not liable to make any loan repayment। इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब लेंडर ने दिया लोन तो इसको है, लेकिन वो इसको भी अपने साथ लपेटे में लेता है। कहता है अगर तूने पैसे नहीं दिए तो लेसर को कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकवर करूंगा। So, but instead of lessor, the lender has to make appropriate step to recover the loan installment due on loan to purchase the lease assets from the lessee। Leverage lease is a complicated arrangement and normally entered in case of very high value transaction। चलिए now अब हम बात करते हैं सेल एंड लीज बैक की। सेल एंड लीज बैक क्या है? मेरे पास बहुत सारी एसेट्स हैं जिससे मेरी बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा एसेट दिख रही हैं। अब मैं चाहता हूँ अपनी फिक्स एसेट्स को मैं बैलेंस शीट से हटाऊँ जिससे मेरी बैलेंस शीट का रेशियोज प्रॉपर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एसेट्स को अपने यहाँ से एक एजेंसी को बेच देता हूँ और फिर उनसे किराए पे अपने यहाँ ले लेता हूँ। टेक्निकली ये पेपर पे ही होता है क्योंकि एसेट्स तो मूव होती नहीं है। तो एसेट्स हमने बेची तो हमारी बैलेंस शीट से सिस्टम से सेल दिखा दी और फिर हमने किराए पे ले ली। तो एसेट्स हमारा जो उस पर रिलीज रेंट जा रहा है वो हमारा बेसिकली उस पर खर्चा मिलता जाएगा और बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाई जाएगी, ऑफ बैलेंस शीट आइटम में दिखाई जाएगी। इट इज़ एन अरेंजमेंट अंडर विच एन एंटिटी सेल द एसेट टू अनदर पार्टी एंड साइमल्टेनियसली टेक इट्स बैक फ्रॉम द अदर पार्टी अंडर द लीज अरेंजमेंट। जैसे एस टेक्नोलॉजी लिमिटेड सेल्स 40 कंप्यूटर टू एम एंड इमीडिएटली टेक बैक ऑन लीज फॉर अ लीज रेंटल ऑफ 12 लाख पर एनम। After 3 years, S Limited is entitled to retain the computers. Actually, under this arrangement, through a sale deed, a transfer is to lessor, but possession continue with the lessee, and the lessee continues to use the asset. This is a sale and lease back transaction, as the cost of assets is recovered through lease rent plus and the lessor get and return on cost of assets। द नेचर ऑफ लीज इज फाइनेंस लीज, डेफिनेटली फाइनेंस ही लीज होती हैं। ठीक है, तो ये भी यूज आता है। अब क्या फीचर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ये भी समझ लीजिए। लेजी गेट्स अ लमसम अमाउंट, लेजी कंटिन्यूज टू यूज द एसेट्स, लीज मेक इट ऑपरेटिंग और टैक्स ओरिएंटेड फाइनेंसली, द बायर कम लेजर इज एंटाइटल्ड टू टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, ये फिर हमारे दोनों के कंपैरिजन्स हैं जो मैंने समझाए थे। ये थोड़ा प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके बाद ये रीज़न फॉर लीजिंग है, एडवांटेज ऑफ लीजिंग। सो लीज में बी ऑफ कॉस्ट, लो कॉस्ट अल्टरनेटिव, टैक्स बेनिफिट, वर्किंग कैपिटल कंजर्वेशंस, प्रिजर्वेशंस ऑफ डेब्ट एक्ट इक्विटी एसेट्स, ऑब्सोल्यूशन एंड डिस्पोजल एंड रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑफ डेट फाइनेंसिंग। इसके बाद ये लीज इवेल्युएशन दे रखी हैं कि लीजिंग की इवेल्युएशंस कैसे होंगी, वो पढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपके लीज इवेल्युएशन से ही आने हैं। ठीक है, चलिए समझ आता हूँ मैं आपको। फ्रॉम लेसी पर्सपेक्टिव देखते हैं। ठीक है, लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज की इवेल्युएशन कैसे होगी।
देखिए, लीज एवेल्युएशन लेसी पर्सपेक्टिव, वो देखेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट कितना है, प्रेजेंट वैल्यू लीज रेंट की क्या है। अगर मैंने लीज ऑप्शन चूज किया, अगर मैंने बाय ऑप्शन चूज किया, तो फिर मैं देखूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, इसको ऐसे करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट मेड फॉर कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट प्लस डेप्रीशिएशन। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होगा। अगर मैं कहता हूं ए है और अगर बी है, सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज बाय ऑप्शन इज बेटर, and if A is less than B, then lease option is better। ठीक है, दोनों ऑप्शन की आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाए, आप देख लीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है, लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। अच्छा, ये जो लीज रेंटल है ये आफ्टर टैक्स निकाल दिए, ठीक है नहीं, क्योंकि टैक्स का बेनिफिट मिलेगा ना आपको। तो ये लीज रेंटल की टैक्स शील्ड कर देंगे तो ये आफ्टर टैक्स आ जाएगी। और ये देखिए इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू। ये और जो ऊपर कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, इट इज़ नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी ऑल एनुअल पेमेंट्स। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका इन्होंने ये दिया है, आप लिखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है, लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू। ठीक है, प्लस और माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो भी है। ये हमारी एक तरह से प्रेजेंट वैल्यू आई ऑफ बाइंग ऑप्शन की। इसमें से माइनस कर दीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट आफ्टर टैक्स, तो ये बचेगी हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। सही है, तो ये फ्रेंड इन्होंने क्या किया, ये वाला ऑप्शन ना दिखा के डायरेक्ट ये माइनस करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें से जब हम ये माइनस कर देते हैं तो ये जो बचती है ये हमारी बाइंग ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू बचती है। ये मैंने अपने यहाँ, ये मेरा बी निकला है और ये मेरा ए है जो ऊपर मैंने बनाया है कैलकुलेशन। ठीक है, तो वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, डोंट वरी अबाउट दैट।
चलिए, एवेल्यूएशन जो करनी है वो 3 मेथड से होंगी, एक तो IRR मेथड से, एक आपकी प्रेजेंट वैल्यू मेथड से, और एक ये इन्होंने आपके चलिए मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, इसमें आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। A Limited is engaged in manufacturing a special component of Maruti car. There is another supplier to Maruti of the same component. There occur a huge backlog in the order book of A. A immediately needs to increase the capacity either by purchasing or taking big only. If A purchases the machine, it will cost 10 lakh. Its economic life is 5 years and after tax it will be worthless. Corporation tax is this. The machines will save electricity up to this per annum. X Limited, Leasing Limited offered to lease the machine to A at a lease rent of 2,50,000 per annum. A has to meet the insurance in this. It is a tax orient. If loan is taken, the machine interest cost rate is 10%. ठीक है जी। सो अब इसको जैसे मैं स्टडी करूँगा तो मैंने देखा कि 2,50,000 है, इंटू 5 ईयर्स करते हैं, यानी कि 12,50,000 आप लीज रेंट दे रहे हैं। कॉस्ट आपकी 10 लाख है, इसका मतलब है 2.5 लाख रुपए आप ब्याज का दे रहे हैं। सो इट इज़ अ फाइनेंस लीज। वेदर ए परचेज एसेट्स और एक्सेप्ट द सेविंग इन कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ लीज कैश आउटफ्लो, लीज रेंट इज दिस, लीज रेंट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंसेस, तो 1.5 लाख रुपए ये हमारा नेट आउटफ्लो है। इफ द एसेट्स इज परचेज, डेप्रीशिएशन हमारा ये होगा, लीज विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू लेजी टू हैव डेप्रीशिएशन टैक्स शील्ड इन अ टैक्स ओरिएंटेड लीज, सो द एडवांटेज विल अक्रू टू द लेजर एंड लेसी कैश फ्लो इम्पैक्ट ऑन द एनालिसिस विल बी सेम। तो अब इसको करके देखते हैं जरा फ्रेंड्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गई 10 लाख रुपए, ठीक है जी। इसमें से मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू माइनस करिए किस चीज़ की, ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन। तो 80,000 है, 12% का 5 ईयर्स का देखेंगे कि यह आता है मेरा 3.605। अच्छा एक मिनट जरा देखें, क्वेश्चन में टैक्स सेविंग क्या है। अच्छा ये मशीन कॉस्ट आपकी 10% पे मिलेगी, ठीक है जी। मशीन का इंटरेस्ट जो लोन है वो 10% है। सो देखें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो है हमारा 10%, इस पे हमें टैक्स सेविंग आ जाएगी 4% की। तो जो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट आएगा वो हमारा 6% आएगा। तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे 6% का 5 ईयर का। देखिए कितना आ रहा है, 6% 5 ईयर्स ऊपर मिलेगा 4.212, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 80,000 इंटू 4.212, सो 3,36,960 माइनस 10 लाख, तो ये 663,040 आ गया। अब मैं माइनस करूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट पोस्ट टैक्स। तो लीज रेंट मेरा है 2.5 लाख का, टैक्स सेविंग कितनी आएगी 40% से 1 लाख, तो लीज रेंट आफ्टर टैक्स वो मेरा बना 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख इंटू 4.212,
ये बनती है मेरी 6,31,800। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन में ये आ रहा है 31,240, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है। दैट इज इट इफ ये मेरा ए है और ये बी है, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू आई है बाइंग ऑप्शन की, और ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू आई है लीजिंग ऑप्शन की। सो इट इज बेनिफिशियल टू ऑप्ट फॉर लीज इंस्टेड ऑफ बाइंग। ठीक है ना, खरीदने से अच्छा है फिर लीज ही ले ले। अब ये कैलकुलेशंस इनके तरीके की हैं, आप देखें नहीं देखें एक ही बात है। ठीक है, ये मेरे सिंपल तरीके होते हैं, भाई लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कंसेप्ट लीजिंग का समझ में आया है। इसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने किए हैं, उससे और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन डेप्रीशिएशन है, इसमें अलग अलग बन सकता है। ये स्ट्रेट लाइन डेप्रीशिएशन है। अब अगर स्ट्रेट लाइन डेप्रीशिएशन की जगह रिटन डाउन वैल्यू डेप्रीशिएशन हो तो ये आप एक अलग वर्किंग नोट बना लें। ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होंगी। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में अगर आप गौर से देखें तो ये प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट जो आपने पे करी है। तो कई क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि बजाय ऐसे ना करके उन्होंने इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू ले ली है। कई क्वेश्चन इस तरीके से करे होंगे, मैं बता दे रहा हूँ। वो क्या निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, फिर यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट, फिर यहाँ लिखेंगे डेप्रीशिएशन, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल इंटरेस्ट प्लस डेप्रीशिएशन आ गया। ठीक है, फिर देखेंगे तो नेट कैश फ्लो क्या आएगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो डी क्या होगा, ए प्लस बी। तो नेट कैश फ्लो क्या होगा, ए माइनस डी। फिर पीवी फैक्टर निकाल के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ईयर करके, तो ये जो टोटल आता है दैट इज नथिंग बट ए, जो मैंने ये ए निकाला है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से हमें डाटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट। इसको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ में सॉल्यूशन ऐसे दिए हुए हैं तो हमने वैसे भी आपको सॉल्व करके दिखाया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम लीजिंग कॉन्सेप्ट। और अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को देखिएगा, उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।